सुबह के 4 बजे मोहल्ले की गली में कुछ हलचल की आवाज़ होने लगी। अब सुबह-सुबह का मामला था तो लोग भाई चौंक के उठ गए। लोग अपने बिस्तर से निकल के खिड़की पर झाँकने लगे कि भाई देखें किस बात की आवाज़ है, क्या हो रहा है। क्या देखते हैं कि एक लाश गाड़ी आकर अंसारी साहब के मकान के बाहर रुक गई। रहमत अंसारी साहब कानपुर में हमारे पड़ोसी थे। हम लोग उन्हें चाचा चाचा कह के बुलाते थे। कई दिन से बीमार थे, हैलट अस्पताल में भर्ती थे, तो हम लोग समझ गए कि भाई अंसारी साहब नहीं रहे। थोड़ी देर बाद सुबह की रोशनी होने तक अंसारी साहब की बॉडी उनके घर के बरामदे में एक सफ़ेद चांदनी पर रखी हुई थी। इर्द गिर्द लोग बैठे थे, रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार दिन होने वाला है, क्योंकि आज पढ़ी जानी है अंसारी साहब की वसीयत। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज स्टोरी बॉक्स में आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है अंसारी साहब की वसीयत। तो घर से औरतों के रोने चीखने की आवाज़ हो रही थी और कुछ रिश्तेदार भी थे, दोस्त थे, कुछ मोहल्ले वाले लोग थे, जैसा कि आमतौर पर होता है। सब उस डेड बॉडी के इर्द बैठे हुए थे, कुछ दूर बैठे हुए थे। अच्छा, कुछ तो वाकई रो रहे थे और कुछ जो थे वो एक्टिंग कर रहे थे। हाय अल्लाह, मेरे अंसारी साहब चले गए। नफीसा एक उनकी साली थी, वो बाल फैलाए हुए खूब रो रही और बार बार कहें कि अरे उठाना था तो हमें उठा लिया होता, इनको क्यों ले गए। इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी नफीसा कि जितनी तो उन्होंने तब नहीं की थी जब अंसारी साहब की वाइफ यानी कि इनकी सगी बहन की डेथ हुई। अचानक कहने लगी, अरे अरे हम नहीं बचेंगे भाई, हम बेहोश हो रहे हैं। अरे देखो, हमें मौत के फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं सामने, ये देखो ये काले कपड़ों में आ रहे हैं। किसी ने कहा, अरे नफीसा होश में आओ, तो मौत के फरिश्ते नहीं है, बरेली वाले भूप्पा हैं, काली शेरवानी पहने। कम्मोबाजी ने नफीसा को डांटा। ये इनकी चचिया सास थी अंसारी साहब की। अच्छा, दूसरी तरफ अंसारी साहब के जो चचाजाद भाई थे, जिनका नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लोग उन्हें लिफाफे भाई कहते थे। लिफाफे भाई यही उनका नाम था, क्योंकि उनका मुंह में हमेशा कुछ ना कुछ भरा रहता था, जैसे लिफाफे में हमेशा कुछ रखा रहता है। फोन पे वो बात करें, हाँ कौन, किसको, कहाँ, हाँ बॉडी ले आए हैं, घर पे ले आए हैं। अच्छा सुनो, वो जो गोरा कब्रिस्तान नहीं है, अरे कचहरी के पास वाला, वहाँ एक कब्र खोदने वाला है, अच्छा सा नाम है उसका, क्या नाम है, अरे अच्छा सा नाम है उसका, हाँ अच्छे मियाँ, हाँ अच्छे मियाँ। तो अच्छे मियाँ को बोल दो कि कब्र बनाए और बोलो बहुत फर्स्ट क्लास बनाए, कोई शिकायत नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ किसको, कहाँ, कौन, हाँ वो अमेठी वालों को कह दिया है। ऐसा करो, ये जो एडवोकेट प्रदीप नहीं है, इनका फ़ोन बार बार आ रहा था, कह रहे हैं सुबह से धान बोए, कह रहे हैं कि कोई वसीयत है अंसारी साहब की, तो भैया फिर कब्रिस्तान से फ्री होके इनको ले आओ घर पे, हैं, चलो ठीक रख रहे हैं। ऐसी बातें चल रही होंगी। अंसारी साहब कौन थे पहले ये बता देते हैं, कहानी फिर आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही नेक आदमी थे। कभी आज तक किसी से उनके बारे में कोई बुराई नहीं सुनी और ना उनके मुंह से किसी के बारे में सुनी। पेशे से वो कानपुर के मूलगंज में चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की उनकी 4 दुकानें थीं। थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेते थे। हालांकि जैसे मरने से पहले अस्पताल में लेटे लेटे 1-2 शेर कहे थे। बहुत संजीदा शेर नहीं कहते थे, लेकिन कह लेते थे। जैसे उन्होंने कहा, हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, दर्द तो दिल के अंदर है। हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, दर्द तो दिल के अंदर है, और नाक में तूने डाल दी नल की, अबे तो डॉक्टर है कि प्लम्बर है। इस तरह की कुछ शायरी वो करते थे, मज़ाहिया शायरी। लेकिन साहब बड़े मेहनती आदमी थे और इतने सालों की मेहनत से उन्होंने एक ठीक ठाक शहर में अपनी हैसियत बना ली थी। कई उनके मकानात थे, लखनऊ में भी कुछ उनकी दुकानें थीं, गाड़ी तो थी, और इसलिए उनके दरवाजे पे रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती थी साहब। और कुछ ना कुछ मांगने कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता था, चापलूसी कर रहा बैठा पूरे दिन। सलामुकुम, वो अंसारी साहब, वो असल में ये बगल में फुंसी हो गई है सारी, तो उसका इलाज कराना है। तो हाथ उठ नहीं रहा, देखिए यहाँ तक हाथ उठता है, और पहले यहाँ तक उठ जाता था, अब उठता नहीं, यहाँ तकलीफ थोड़ा तो वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, चलो इलाज करा लो, बता देना जो भी खर्च वर्च हो कर लेंगे, कोई बात नहीं। शरीफ आदमी थे बेचारे, अंसारी साहब कर देते थे। इसी तरह कोई और आदमी आ जाए घर पे, कहेगा कि हमें वो बिटिया की स्कूल फीस का मामला है, कहेगा लॉकडाउन में साहब पूरा धंधा ही चौपट हो गया और बिल्कुल हाथ तंग है अंसारी साहब,
तो कोई कुछ भी बोलेगा कि साहब ये रिक्शा पलट गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, कोई कुछ बोल देगा। और सच बात तो ये है कि अंसारी साहब जानते थे ज़्यादातर मामलों में कि उनका जो ये रिश्तेदार हैं वो उनसे झूठ बोल के पैसे ऐंठ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि अरे ठीक है, वो जाने, उनका ईमान जाने, हमें क्या भाई, हम तो ऊपर वाले ने हमें हैसियत दी है तो हम कर देते हैं मदद। इतने नेक आदमी थे वो, सोचिए। तो अंसारी साहब के वैसे भी आगे पीछे कोई था नहीं, बीवी का इंतकाल हो चुका था, औलाद से हमेशा महरूम ही रहे, तो यूं भी किसके लिए जोड़ते, क्या करते, एक हाथ से कमाते थे, दूसरे से बांटते थे। और बांटते बांटते हालत ये हो गई थी साहब कि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। ले दे के जब आखिरी वक्त में उनका जब इंतकाल हुआ तब तक ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। बस एक थोड़ा बहुत, एक 3 मंजिला मकान था रोड साइड वाला, थोड़ा सा एक बैंक बैलेंस था, और एक कार थी जो चलते चलते रुक जाती थी, फिर स्टार्ट नहीं होती थी। तो बेचारे ये बाबूलाल मैकेनिक को फ़ोन करते थे, बार बार कहते थे, अमा बाबूलाल जी, अमा ये फिर नहीं स्टार्ट हो रही है। वो कहेगा, कई बार सेल्फ मारा? अरे सेल्फ मारा होगा, 6-7 बार मारा होगा। हाँ तो फिर बैटरी चूस गई आपकी। चूस गई मतलब? अरे 7 बार सेल्फ मारने पर चूस जाती है। अरे तो भाई 6 बार में स्टार्ट नहीं होगी तो आदमी 7ही बार तो सेल्फ मारेगा ही ना। हाँ तो 7 बार में चूस जाती है बैटरी। अरे यार तो कमाल कर, अरे तो मैं क्या करूंगा, मैं बैटरी बदलिए आप अपनी गाड़ी की, नई बैटरी डलवाइए। अब शायद अंसारी साहब को इल्म था कि अब उनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है, किसके लिए गाड़ी में नई बैटरी डलवाते, थोड़े दिन का सफर था, और वो जानते थे कि वो एक दूसरी, उस धुंध के दूसरी तरफ के सफर पर निकलने वाले हैं। वो धुंध जिसे मौत कहते हैं। आज उनका जिस्म घर के बरामदे में रखा हुआ था, और रिश्तेदार जिनमें नफीसा, लिफाफे भाई, गम्बो बाजी, ये सब रो रहे थे। और ये पूरा नजारा कमरे के कोने में खड़े हुए अंसारी साहब खुद देख रहे थे। हैरान हुए आप? अंसारी साहब भी हैरान थे कि सामने उनकी बॉडी रखी हुई है और ये सारे इर्द गिर्द रिश्तेदार गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि मैं कैसे देख पा रहा हूं अपने आप को। उन्होंने अपने हाथों को देखा, हाथों में कुछ झलमिलाहट सी दिखी। कपड़े वही पहन रखे थे जो आखिरी वक्त में पहन रखे थे, चिकन का कुर्ता और ढीला पायजामा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई रूह बन गया हूं, भटकती हुई रूह? उन्होंने सोचा। अंसारी साहब दौड़ते हुए गए और लिफाफे भाई के पास पहुंचे और उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ अचानक से आर पार हो गया। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें सिर्फ अपना सामने रखा हुआ जनाजा दिखाई दे रहा था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। अब अंसारी साहब समझ गए कि मैं एक रूह हूं जिसे कोई नहीं देख सकता। हैरानी हो रही थी उन्हें, बड़ा अजीब सा लग रहा था। जाहिर ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं। तो अचानक वो भी सोच ही रहे थे कि किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा। इन्होंने पलट के देखा तो एक कम उम्र का लड़का था जिसने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। उसकी आगे की 2 लटें नीली थी और ढीली ढीली जीन्स पहने हुए जैसे आजकल के लड़के पहनते हैं वैसा। घबरा के बोले, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे देख सकते हो? उस लड़के ने अपनी जेब से गैजेट सा निकाला, उसमें से कुछ नीली रोशनी से निकल रही थी। बोला, वो मोबाइल जैसा लग रहा था पर मोबाइल था नहीं वो। उसने उसमें कुछ देखते हुए कहा, जी मैं देख सकता हूं, मैं मौत का फरिश्ता हूं, ओटीपी बताइए। ओटीपी? अब तुम मौत देने आए हो कि दाल मखनी का पार्सल? वो हंसा, अरे मौत नहीं देने आए हो, मौत तो आपकी हो चुकी है साहब। देखिए वो रखिए आपकी डेड बॉडी रखी ना, वहां पे देखा आपने? भैया हम तो आपकी रूह ले जाने आए हैं, इसीलिए ओटीपी मांग रहे हैं। ओटीपी यानी 1 वे ट्रांजिट पास। चलिए अपने जहन में जो भी पहले 4 नंबर आए वो बताइए। पहले जो भी, हाँ जो भी बताइए। उसने कहा 6576। रुकिए, उसने ऐसे करके अपने उसी गैजेट में नंबर डाले। बोला, लीजिए हो गया, अब तैयारी कर लीजिए, थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग, ठीक है? असल में ये टाइम है चुड़ैलों की छुट्टी का, ऊपर हो जाता ट्रैफिक जाम, इसलिए आधे घंटे के बाद निकलेंगे, ठीक है? ट्रैफिक नहीं होगा
और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं फिर चलते हैं। अंसारी साहब बोले यार तो बड़ा अजीब मामला है यार, मगर एक बात कहें, तुम यार मौत के फरिश्ते लग नहीं रहे यार। तुम तो ऐसा लग रहा है कोई कॉल सेंटर के लड़के हो जो अभी कैब के पिकअप का इंतजार कर रहे हो अपनी। वो ऐसा मुझे पता था, ये हर बार होता है मेरे साथ। जब भी किसी को लेने जाता हूँ ना यही सुनता हूँ, अरे भाई आप लोगों को किसने बता दिया है कि जो मौत का फरिश्ता होता है उसके ऐसे पंख होते हैं या वो काले कपड़ों में होता है। अरे भाई वो सब फेक न्यूज़ है, वो सब आप लोग भी बहुत फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अंसारी साहब ने एक बार आखिरी नज़र अपनी डेड बॉडी पर डाली जो वहाँ बरामदे में रखी हुई थी। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देखा एक बार, जो चाय की ट्रे लेकर कमरे में नौकर जो आया उसकी ट्रे में रखे हुए कपों को गिन रहे थे कनखियों से, और फिर लोगों को गिन रहे थे और ये अंदाजा लगा रहे थे कि चाय उन तक आ पाएगी कि नहीं। लालची रिश्तेदार, जानते ही होंगे आप लोग भी। तो फिर अंसारी साहब ने एक नज़र अपने मकान को देखा। भाई चलने से पहले आदमी एक बार अपने सब चीज़ों को देखता ही है, तो वो भी देख रहे थे। तो पहले रिश्तेदारों को देखा, फिर अब मकान को देखा कि यही वो मकान है जिससे उन्होंने कभी बहुत प्यार से बनाया था। यहाँ उन्होंने जिंदगी के अच्छे और बुरे वक्त गुजारे, कितने आंसू, कितनी हंसी, कितना दर्द, कितनी खुशियां, सब कुछ यहाँ पे देखा था। और आज ये सब कुछ छोड़कर वो जा रहे थे, कभी वापस ना आने के लिए। वो सोच ही रहे थे कि उस लड़के ने कहा, क्या हुआ सर, अफसोस हो रहा है मरने का है? अंसारी साहब बोले, नहीं यार अफसोस नहीं हो रहा है, ठीक है, ईमानदारी से जिए, इज्जत की रोटी खाई, और वैसे भी 70 के ऊपर जी ले यार, और क्या चाहिए आदमी को। खैर कोई बात नहीं, तो चलें फिर? चल सकते हैं सर, लेकिन अभी 10 मिनट और रुक जाइए फिर चलेंगे। ठीक है। अंसारी साहब ने 10 मिनट और वेट किया। वो कमरे में अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं, चाय नाश्ते में लगे हुए हैं, कुछ झूठ मूठ रो रहे हैं, रोते रोते बेहोश हुए जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से जो है फर्जी बातें जोड़ रहे हैं, कम्बोबाजी बोल रही हैं। कितना ख्याल रखते थे हमारा, इतना ख्याल रखते थे, उस दिन रास्ते मिल गए, कहने लगे कि कम्बो कहाँ जा रही हो। हमने बताया कि बाजार गए थे, तो कहने लगे कि अरे हमारी कार खड़ी है, तुम ले जाओ, हम तो चलाते नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगी। अरे हमने कहा अंसारी साहब क्या बात कर रहे हैं आप भी हैं? बोले अरे ये हम बड़े भाई है, तुम्हारा हमारा हुक्म है, लेके जाओ। अब बताओ भाई क्या करते भाई? हमने कहा ठीक है उठवा लेंगे किसी दिन, लेकिन अब किसी को भेजकर उठवाते उससे पहले ही देखो चले गए खुद ही। फरिश्ते ने अंसारी साहब की रूह की तरफ देखा। वो बेचारे याद कर रहे थे कि ऐसा कब हुआ था, मैंने तो नहीं कहा ऐसा। उन्हीं को देखा देखी मुन्नी ने लिफाफे भाई की तरफ रोते हुए कहा, अरे कम्बो बाजी, अंसारी साहब की नेकदिली ना पूछो। हमसे कहने लगे कि वो नाना का वो जो पीतल वाला पानदान नहीं है, वो कह रहे थे कि हम चाहते कि तुम्हारे पास रहे, क्योंकि सपने में देखा था कि नाना ने कहा था कि वो पानदान जो है वो लिफाफे मियाँ के पास ही होना चाहिए। अब बताओ क्या करें भाई, हमको ले जाना पड़ेगा। फरिश्ते ने फिर मुस्कुरा के देखा। अंसारी साहब समझ तो गए थे, मगर अब क्या कहते। वो देख रहे थे कि तभी वो नफीसा बोली, कि वो सबसे पहले जो थी, जो रो रही थी अपने बाल खोल के, बोली, अरे अल्लाह रहमत भाई को थोड़ी सी मोहलत और दे देते बस। आखिरी वक्त में बेचारे हमारा ये हाथ पकड़ के कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ए नफीसा तू मेरी बेटी जैसी है, और मेरे बाद ये मकान खंडहर हो जाएगा, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद ये मकान तुम तक बस कह पाए थे। उसके बाद उनकी जान निकल गई, सांस रुक गई। मजले मामू पीछे खड़े बोले, हो सकता कह रहे हो कि जो है मेरे बाद तुम जो है इस घर को साफ सफाई करना, इसको झाड़ू वाड़ू लगाना आके रोज। नफीसा ने अपने मन में उनको कोई भद्दी से गाली दी। कोई इधर लिफाफे भाई फिर खड़े हो गए, हेलो कौन, किसको, कहाँ, अच्छा ठीक है, हाँ भाई वो अच्छे मियाँ का फोन आया है, वो बता रहे हैं कि वो गोरा कब्रिस्तान में कब्र का काम शुरू हो गया है, थोड़ी देर में कब्र तैयार हो जाएगी। गोरा कब्रिस्तान का नाम सुनकर अंसारी साहब थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें याद आया कि इसी कब्रिस्तान में उनके वालिदैन भी दफन हैं। खुशी हुई कि अम्मी अब्बू की कब्र के पास उनका क़याम होगा। याद करने लगे वो शुरुआती वक्त कि जब शुरू में उनका काम धंधा जब सेट होना शुरू हुआ था, तो
अक्सर गोरा कब्रिस्तान जाकर वहाँ पर फातिहा वगैरह पढ़ते थे और लौटते वक्त बाकी जो कब्रिस्तान में जो देख रेख करते हैं अच्छे में, जिनसे भी फ़ोन में बात हो रही थी, उनको कुछ अलग से पैसे वैसे देते थे कि भाई हमारी ख़ानदानी कब्रों का जो है कुछ का ख्याल रखना। तो एक बार जब वो वहाँ से निकल रहे थे फातिहा पढ़ के कब्रिस्तान से, तो उन्होंने देखा कि एक 6-7 साल की बच्ची थी जो कब्रों पर फूल की पंखुड़ियाँ डाल रही थी दौड़ दौड़ के। तो अंसारी साहब ने अच्छे में पूछा कि ये कौन है? साहब ये हमारी बिटिया है हुमैरा, हमारे काम में हाथ बटाना सीख रही है साहब। हुमैरा यहाँ आओ ज़रा। वो आई दौड़ के, सलाम करो अंकल को। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम स्कूल जाती हो? उसने नाम में सर हिलाया। देखो, बड़ों के काम में हाथ बटाना अच्छी बात है, लेकिन स्कूल भी ज़रूरी है। फिर उसके बाप से अच्छे मियाँ से कहा, भाई इसका एडमिशन कराओ और जो भी लेना देना हो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। वो बहुत खुश हुए। आज अंसारी साहब इत्मीनान से थे कि वही छोटी लड़की हुमैरा जो अब कुछ बड़ी हो गई होगी, अब वो उनकी कब्र का भी ख्याल रखेगी। तो खैर, अंसारी साहब की रूह और वो फरिश्ता इस पूरे नज़ारे को देख रहे थे, रिश्तेदारों को और सब झूठ फरेब जो कुछ भी चल रहा था वहाँ पे। आखिरकार अब थोड़ा बोर हो गए। बोले, अरे भाई अब चलना है तो चलो, कब तक खड़े रहेंगे इन मक्कारों का तमाशा, कब तक देखें, चलो। फिर कुछ सोच के बोले, अच्छा यार एक बात बताओ, ये कहाँ ले जा रहे हो? मैं जन्नत ले जा रहे हो दोज़ख? वो बोला, भाई ये तो भाई हेड ऑफिस वाले बताएंगे कि कहाँ ले जाना है। अभी मैसेज आएगा तो आप जन्नत जाएंगे, और नहीं आएगा मैसेज इस पे फोन पे तो आप दोज़ख जाएंगे। क्या मतलब? बोला, सर असल में बात क्या है कि आजकल ज्यादातर लोगों को दोज़ख में ही ले जाना होता है, तो इसलिए ये डिफॉल्ट सेटिंग बना दी गई है कि भाई अगर किसी को जन्नत ले जाना होगा तो मैसेज कर देंगे हेड ऑफिस से, वरना आप सीधे दोज़ख ले जाओ। वैसे सर आपका भी मैसेज अभी आया नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो यार हमने तो अच्छे काम किए यार। अरे ये सर मगर अब वो नहीं दिखा रहा है इसमें, तो क्या करें सर? हमारे गैजेट में देखिए। अरे गैजेट की ऐसी तैसी यार तुम्हारी। वो हम लोग तो वहाँ बचपन में सुनते आ रहे थे कि वहाँ दोनों कंधों पे एक फरिश्ता होता है, अच्छाई लिखता है बुराई लिखता है, रजिस्टर में उनके रजिस्टर देखो उनके, ये सब क्या गैजेट वैजेट लेके बैठे, सब नहीं चले, ये सब बेकार चीजें हैं। अरे सर आप भी कहाँ पुरानी बातों में लगे हुए हैं, वो सब बातें बहुत पुरानी हो गई, वो सब खत्म हो गया मामला, सब गैजेट वैजेट का सब मामला आ गया है, वो सब रजिस्टर हो गया खत्म। अब यहाँ सब काम होता है ऑटोमेशन से। इतना वर्कलोड हो गया है यहाँ, फरिश्तों की 18 घंटे शिफ्ट लगाई गई है, तब भी काम नहीं हो पा रहा है। वीकेंड बंद कर दिए हमने फरिश्तों के। अब आप लोग की आबादी इतनी बढ़ गई है, भाई क्या करें भाई बताइए। तो अब कैसे होता है काम? एआई का नाम सुना है आपने? बस सुना तो है कुछ, लेकिन ज्यादा मालूम नहीं। एआई मतलब आफ्टर लाइफ इंटेलिजेंस। इसी एआई से अब सब काम होता है। कहीं कोई रजिस्टर में अब कुछ नहीं लिख रहा है कोई आदमी, अभी सारा काम होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। उसी से तय हो जाता है कि आप जन्नत जाएंगे दोज़ख जाएंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये क्या होता है भैया? अरे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एक तरीका है। सर टाइम हो गया सर, ऐसा करते हैं चलते हैं, आपको रास्ते में बता देंगे, चले? एक मिनट रुको। अंसारी साहब ने कहा, ये तो यार वकील साहब आ गए यार, लग रहा है, लगता है मेरी वसीयत लेके आए। अब थोड़ी देर और रुक सकते हो क्या? देखिए जरा, ये जब वकील साहब हमारी वसीयत पढ़ेंगे जो हम लिख के गए थे मरने से पहले, देखिए जरा ये लोग कैसे, इनका एक्सप्रेशन क्या आते हैं चेहरे। अरे सर बाद आप फिर सर शिफ्ट लंबी करा देंगे सर हमारी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं थोड़ी देर। अब ये दोनों जो है उस कमरे की तरफ देखने लगे। वकील साहब एक बगल में एक फाइल दबाए हुए कमरे में आए, और फाइल में वो लाल पीले जो बुक मार्क्स लटके रहते हैं वो लिए हुए थे, गल कोट वोट पहने हुए काला। बोले, नमस्ते, माई सेल्फ एडवोकेट प्रदीप कुमार LLB LLM। अंसारी साहब कुछ महीनों पहले मेरे पास आए थे और मुझे अपना वसीयत बनवाई थी मुझसे, तो वो मुझे पढ़नी है, तो शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? मंजले माऊ बोले, अब ऐसे बोल रहा है शुरू करें तैयार है जैसे कौन बने करोड़पति शुरू करने जा रहा है। बड़ा वकील साहब सोफे बैठ गए थोड़ा मुंह बना के। उन्होंने फाइल खोली। अब सारे लालची रिश्तेदारों की नजर फाइल पर और उस फाइल से निकली हुई वसीयत पर कि अब किसको क्या मिलेगा, किसके हाथ में क्या है। वकील साहब ने कागज निकाला, एक बार से खड़काया और फिर पढ़ना शुरू किया।
और जैसे जैसे वसीयत पढ़ी जाने लगी साहब, रिश्तेदारों की आंखें हैरानी से फैलने लगी और अंसारी साहब की रूह के चेहरे पर मुस्कुराहट पड़ने लगी, क्योंकि अंसारी साहब ने अपनी वसीयत में लालची रिश्तेदारों का पक्का इलाज कर दिया था। तो क्या लिखा था वसीयत में, बताऊंगा आपको कहानी के अगले एपिसोड में। यह है अंसारी साहब की वसीयत पार्ट 1। मिलते हैं अगले एपिसोड में और बताएंगे पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी कहानी वसीयत का पहला हिस्सा। कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर है माज, ग्राफिक्स हैं अलीना चौधरी के। अगले एपिसोड में लौटूंगा कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।